जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे स्लेट सिलेबस का यूनिट नंबर 2 उसका एक सब टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। तो इस पहलू पर बात करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किन किन व्यक्तियों द्वारा उसका साहित्य का विभाजन किया गया और क्या क्या नामकरण रखा गया। तो इस विषय पर चर्चा करते हुए हम देखेंगे सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण हमें सबसे पहले देखना पड़ता है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं उन्होंने ये जो बिंदुएं दिए गए हैं, निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं, जो ये बिंदु है, इसके ऊपर बात करते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया और नामकरण रखा। उसमें से पहला है चारण काल। उन्होंने आदिकाल को ही चारण काल कहा, जिसका शताब्दी 700 से 1400 ईस्वी तक चली। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण को माना। सती मतलब शताब्दी को। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य को लेकर इन्होंने बात कही। चौथे में है ब्रज का कृष्ण काव्य। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य जिसका सन है 1580 से 1692। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती जो सन थे 1600 से 1700 ईस्वी तक। 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 तक जो ईस्वी है। 17वीं से 18वीं ईस्वी जो है उसके ऊपर। उसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। जब कंपनी के शासन में हिंदुस्तान था उस समय को इन्होंने काल विभाजन के नज़रिए में रखा है। एक बार विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान और एक बार कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। यहाँ पे दो बातें जो समझने वाली है। कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1857 से पहले हिंदुस्तान में राज किया करती थी। उसके बाद 1857 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तब ये जो कंपनी का भारत के ऊपर शासन करने का जो हक था वो विक्टोरिया के हाथ में चला गया। विक्टोरिया ने उसे अपने हाथों में ले लिया है, जो इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, तो इन सारी बातों को नज़र रखते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है। अगर आगे देखें तो हमें और भी टॉपिक मिलते हैं, जैसे कि कहा गया है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल कहा। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इन्होंने हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था, हिंदी साहित्य जब शुरुआत को माना उन्होंने, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को मतलब शुरुआती दौर को उन्होंने चारण काल कहा। और एक पहलू दिया गया है उनके द्वारा कही गई बातें कि ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है। उन्होंने हिंदी साहित्य का जब काल विभाजन किया तो कभी न कभी वहाँ पे कवि रहे होंगे जिन्होंने साहित्य के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो उन्होंने 9 कवियों को अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह दी है, जिसका नाम है पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमार पाल, अनन्य दास, जागणिक, जोधराज एवं सारंगधर। इन कवियों को उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह दिया और नामकरण तो उन्होंने किया है। ठीक है, ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझने पड़ेगी कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत। अब प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, प्रवृत्ति का मतलब होता है झुकाव। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, झुकाव। जैसे कि किसी इंसान का किसी कौन सी चीज़ के प्रति ज़्यादा झुकाव है। अगर इसे और इसका प्रतिशब्द लें तो लगन बोल सकते हैं कि किस और उसका लगन है। तो ग्रियर्सन ने अपने समय में देखा कि अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत मतलब कौन से कवि की किस और रुझान थी, कौन से कवि की किस और प्रवृत्ति थी, इन सारी बातों को उन्होंने अपने काल विभाजन में, अपने इतिहास के काल विभाजन में लिया। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है।
किसी भी एक आधार पर इन्होंने नामकरण नहीं किया है। हमने उपरोक्त देखा, बहुत सारे तथ्यों को इन्होंने संग्रह किया है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था, ये रहे वो सारी की सारी चीज़ें जिस पर उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। तो ये रहा एक छोटी सी वीडियो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के ऊपर जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप 2024 में होने वाले असम स्लेट या फिर नॉर्थ ईस्ट स्लेट के एस्पिरेंट हैं तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आने वाले आपके हाथों में समय बहुत कम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।